बदला? अब मैंने कि भाई अगर आप वोट जिहाद करोगे तो महाराष्ट्र की जनता वोटों का धर्म युद्ध करेगी और वो धर्म इस युद्ध पर से अंतर क्या है? वोट जिहाद और धर्म युद्ध में आप क्या अंतर देखते हैं? क्योंकि कुछ लोग आपके ऊपर जो आपके विरोधी आरोप ये लगा रहे हैं कि आखिरकार देवेंद्र फडणवीस एक समय ऐसा हुआ करता था जिसे ही वॉज एक्सेप्टेबल टू ऑल कम्युनिटीज, और ये आपका एक छवि रहा। क्या आपने जानबूझकर ये बदल दिया और आप एक एंटी मुस्लिम फेस बनने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं एंटी मुस्लिम न था, न हूं, न रहूंगा, क्योंकि मैं असली हिंदू। जो असली हिंदू होता है वो किसी का एंटी नहीं होता। सबका साथ हिंदुत्व ये टॉलरेंस सिखाता है। कभी भी हिंदुओं ने किसी दूसरे धर्म का परिवर्तन करने का प्रयास नहीं किया, तलवार से किसी को जीता नहीं, किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। उस प्रकार से मैं हिंदू हूँ, लेकिन मेरा हिंदुत्व मुझे ये भी सिखाता है मुझ पर अगर आक्रमण होगा तो मैं चुप नहीं बैठ सकता, फिर तो मैं उसका जवाब दूंगा, और वो जवाब हमने दिया। और जहाँ तक धर्म युद्ध का सवाल है, ठीक है, जिहाद और धर्म युद्ध में अंतर यह है कि जिहाद का अर्थ है कि जो विरोधी है उसको समाप्त कर दो। धर्म युद्ध का अर्थ है जो धर्म के खिलाफ है। धर्म यानी यहाँ सत्य, यतो धर्म ततो जया, ये धर्म युद्ध है। जो सत्य के खिलाफ है उसका सफाया करो। तो हम सत्य के खिलाफ जो थे उसका सफाया कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि एक तरह से जो महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे डगमगा गए और नैरेटिव बदलने की कोशिश की गई थी, क्या आपको लगता है कि इससे आपको बहुत फायदा मिला कि किस तरह से एक बम्पर वोटिंग में था? निश्चित रूप से जनता ने इसको अस्वीकार कर दिया। लोकसभा का पोलराइजेशन ध्यान में नहीं आया लोगों के। उस पोलराइजेशन के बाद अलग अलग जगह पर जिस प्रकार का एक विभत्स रूप देखने को मिला, चाहे वो अमरावती हो, चाहे वो धुलिया हो, चाहे वो भिवंडी हो, अलग अलग जगह पर जो विभत्स रूप देखने को मिला, उसके बाद जनता जागी और जनता के ध्यान में आया कि ये केवल एक पोलिंग तक सीमित नहीं है, ये तो इस प्रकार से कंसोलिडेशन हो रहा है कि हमारा जीना मुश्किल होगा। आप ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि कुछ लोगों से जब मैंने बात की मालेगांव में, उन्होंने कहा कि एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था कि हर उस समुदाय से हर किसी को वोट डालना, उसके लिए पूरे सिस्टम किया गया था, बाइक अरेंज किया गया था ताकि वो बूथ तक पहुंचे। एक अलग तरीके से एक मैनेजमेंट किया गया था लोकसभा के चुनाव के समय। क्या आपको लगता है कि ये चीज महाविकास आघाड़ी नहीं कर पाई, और साथ ही साथ में जो एक डर का माहौल पैदा किया गया था कि अगर भाजपा आ जाती है वापस पावर में तो मुस्लिम समुदाय को बहुत फर्क पड़ेगा? आप अब सरकार चला रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे? जिस प्रकार से उन्होंने उस समय धार्मिक स्थलों का उपयोग किया और धार्मिक स्थलों पर बैनर लगाकर और वोट देने के लिए अल्लाह की कसमें देना, और जिस प्रकार से सज्जाद नुमानी ने कहा कि भाई सामाजिक बहिष्कार कर दीजिए बीजेपी को वोट देने वाले का, बीजेपी को अगर कोई वोट देता है तो सोशल बायकॉट कीजिए, इस प्रकार का जो नैरेटिव चलाया, वो नैरेटिव के चलते वोटिंग उस समय इस प्रकार से हुआ है। मैं तो पूछना चाहता हूं कौन सा लोकतंत्र है जिस लोकतंत्र में कोई ये कह दे कि महाविकास आघाड़ी को वोट दो तो बहुत अच्छे हो और बीजेपी को वोट दो तो इसका सोशल बायकॉट करो? ये कौन सा लोकतंत्र है? इसका समर्थन कैसे करते? राहुल गांधी जो संविधान की लाल किताब लेकर घूमते हैं, कि उसमें कहा है कि बीजेपी को वोट देने वाले का सोशल बायकॉट हो? तो मुझे लगता है कि लोग इस बात को समझते हैं। अगर आप देखें योजना की अगर बात करें, योजना को लेकर आपने बहुत प्रचार किया। मुख्यमंत्री उस समय के एकनाथ शिंदे जी ने काफी इसको लेकर कैंपेनिंग की, पर यह कहना कि पूरे इलेक्शन एक योजना के कारण बदल गया, यह बहुत ही सिंपलिस्टिक एनालिसिस होगी। तो इसीलिए मैं ये दिखाना चाहूंगा कि अर्बन इलाकों में जो वोट शेयर आपको मिला वो थोड़ा गिरा भी था, बट आखिरकार आप हर एरिया में, कोंकण से लेकर नॉर्थ महाराष्ट्र, सब में आपकी बढ़ोतरी हुई है। मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर ये योजना लाते हैं और कंटिन्यू करते हैं तो आपके डेट टू जीडीपी रेशो बढ़ जाता है, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए और महाराष्ट्र के लिए बहुत बुरी होने वाला है। तो आप
इसको कैसे आप रैशनलाइज कैसे करोगे? एक ऐसा योजना जो आप पहले विश्वास नहीं करते, फ्रीबीज में आप कभी विश्वास नहीं रखे, तो आप इसको आगे कैसे लेके जाओगे? क्योंकि आरोप भी इस पे भी लग रहा है आपके। देखिए, मूल रूप से विमेन सेंट्रिक एजेंडा, इस एजेंडे के तहत योजनाएं हमने लाई है, तो इसके सोशल बेनिफिट तो बड़े हैं। जो सोशल बेनिफिट तुरंत नहीं दिखाई पड़ते, साल में, 2 साल में, 4 साल में दिखाई पड़ते। कभी भी इकोनॉमिक्स में 2 पद्धतियां होती है। एक, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते जाते हैं, उससे इकोनॉमी को बढ़ाते जाते हैं, वो इकोनॉमी अवसर तैयार करती है। और दूसरा, आप सोशल सेक्टर में इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं। कुछ मार्जिनलाइज सेक्शन जो है उनको डायरेक्ट बेनिफिट देते हैं, उससे भी विकास होता है, थोड़ा समय लगता है। ये दोनों का बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ता है। तो हमारा प्रयास यही है कि ये बात ज़रूर है कि इन योजनाओं के कारण हमारी अर्थव्यवस्था पे थोड़ा स्ट्रेस आएगा। डेट जीडीपी रेशियो जो हमने बहुत ही एकदम रोबस्ट रखा है, उसमें चेंजेस आएंगे, ये हम मानते हैं। लेकिन 2-3 सालों में हम लोग उसको मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की अपनी एक क्षमता है। महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है, $500 ट्रिलियन मार्क को हम पार कर चुके हैं। और साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट तैयार करके वो भी हमारा पेस जो है वो कम न हो, इस प्रकार का प्रयास हम करेंगे, तो इसको हम मैनेज कर पाएंगे। इलेक्शन के वक्त में आपने कई सारे ऐसे वादे किए और आपने कहा कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा योगदान करने वाला है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या विजन है देवेंद्र फडणवीस? क्योंकि हर बार आप जब सीएम बनते एक एजेंडा लेकर आते हैं, एक विजन लेकर आते हैं। इससे पहले आपका विजन रहा कोस्टल रोड को लेकर, आपका विजन रहा मेट्रो को लेकर, उसमें भी अड़चन काफी लगा। इस बार देवेंद्र फडणवीस क्या करना चाह रहे हैं और क्या बड़ा धमाका होने वाला है महाराष्ट्र में? बड़ा धमाका तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा फोकस रिवर लिंकिंग पर है। मैंने अभी इरिगेशन मिनिस्टर के रूप में 4 बड़े रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र के उन इलाकों में परिवर्तन ला देंगे जो अभी तक अकाल पीड़ित थे। महाराष्ट्र को अकाल से बाहर निकालने का काम ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट करने वाले हैं। इसके ऊपर मेरा बहुत जोर रहेगा। इसके साथ साथ मेरा दूसरा प्रयास ये रहेगा कि महाराष्ट्र में रिन्यूएबल एनर्जी, इसकी एक मैंने 16,000 मेगावाट का काम मैंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा थ्रस्ट देना चाहता हूँ। ये दोनों चीज़ें ऐसी है कि दोनों चीज़ों से एक और किसान को बड़ा फायदा होगा और दूसरा महाराष्ट्र में इंडस्ट्री को भी फायदा होगा और बड़े पैमाने पर जॉब क्रिएशन होगा। तो इसलिए ये 2-3 चीज़ें ऐसी है कि जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ।